सीक्वेंसेस एंड सीरीज में हमने अभी तक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर ली है, सीक्वेंसेस की भी कर ली और अरिथमेटिक मीन की भी कर ली। सो अगर अभी तक वो सारे वीडियो नहीं देखे, आई बटन पे क्लिक करो, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आज हम बात करने वाले हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। ये एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जस्ट लाइक एपी, एंड हर जगह पूछा जाता है। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बहुत सारे रियल लाइफ एप्लीकेशन है, इसीलिए ना इन लोगों ने इसको दो डिफरेंट एक्सरसाइजेस में डिवाइड किया। जहाँ पे आप एक्सरसाइज 6.4 में आप बेसिस ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ोगे या नेक्स्ट में आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम पढ़ोगे, चाहे वो फाइनाइट सीरीज हो या फिर इनफाइनाइट सीरीज हो। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है। अब जस्ट लाइक एपी, ये भी कोई एक सीक्वेंस है जो इंक्रीज या डिक्रीज होगा एक फिक्स्ड इंटरवल पे। अब एपी में वो फिक्स्ड डिस्टेंस था, फिक्स्ड कांस्टेंट था, या हम उसको कहते थे कॉमन डिफरेंस, क्योंकि हर दो टर्म्स का जो डिफरेंस होता था वो सेम होता था। यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपने पहला टर्म 2 लिखा, अगला लिखा लेट्स से 6, फिर लिखा 18, फिर लिखा 54, तो तुम देख रहे हो यहाँ पे ऑब्वियसली कॉमन डिफरेंस जैसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें डिफरेंस 4 का, इसमें 12 का, एंड इसमें बढ़ता गया 36 का हो गया। तो हो क्या रहा है, कैसे हम इस सीक्वेंस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं और अगला टर्म क्या आएगा। तो आप अगर नोटिस करो, ये जो 6 होता है वो 2 का 3 गुना होता है, 18 6 का 3 गुना होता है, 54 18 का 3 गुना होता है। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करेंगे। तो अगर मुझे एक सिंपल लाइन में, एक सिंगल लाइन में डिफाइन करना हो एपी जीपी में डिफरेंस, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि एपी में दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस होता है, वो कांस्टेंट होता है, और यहाँ पे दो टर्म्स के बीच में एक रेशियो होता है जो सेम रहता है, जिसको हम कॉमन रेशियो भी बोलते हैं। तो इंस्टेड ऑफ कॉमन डिफरेंस ये आ जाता है कॉमन रेशियो। तो ये 3 इसका कॉमन रेशियो है। इसके बेसिस पे आप अगला टर्म मल्टीप्लाइड बाय 3 करके निकाल सकते हो। ये हो जाएगा 2, क्योंकि 3 12 एंड 162 मिल जाएगा। तो दिस इज हाउ यू गेट द नेक्स्ट टर्म, एंड इसको फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो अगला टर्म मिल जाएगा। तो इस तरीके से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वर्क करते हैं। ये आपका एक इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, और डिक्रीजिंग भी होता है। जैसे मान लो मैंने लिखा 8 4 2 1 1/2 1/4, तो हो क्या रहा है, हाफ हो जा रहा है। तो टेक्निकली आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, हर टर्म में आप क्या कर रहे हो, 1/2 से मल्टीप्लाई, 1/2 से मल्टीप्लाई, इधर भी ना 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ऐसा मल्टीप्लिकेशन चलता जा रहा है। तो यहाँ पे भी रेशियो कुछ ऐसा आ रहा है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा हो या मल्टीप्लाई हो रहा हो, दोनों ही केस में आप मल्टीप्लाई बोल सकते हैं, क्योंकि डिवीजन को सिर्फ 1/समथिंग ले लेते हैं। तो ये होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों हो सकता है, एंड अगेन फाइनाइट इनफाइनाइट दोनों तरीके के सीरीज बन सकती है इसमें। अब अगर हम बात करें इसके जनरल टर्म की, तो किस तरीके से आप जनरल टर्म को डिफाइन करते हो और कैसे उसका फॉर्मूला आप लिखते हो, उस बात को कर लेते हैं। इसमें भी जो पहला टर्म होता है वो ए कहलाता है। अगले टर्म में पिछले टर्म से कुछ मल्टीप्लाई करके आता है, तो उसको हम आर बोलते हैं। आर हमारा होता है कॉमन रेशियो। तो यहाँ पे जो ए है वो बताता है आपका फर्स्ट टर्म, जो आर है वो बताता है कॉमन रेशियो, ठीक है। और एन जो होगा वो nth टर्म, मतलब किसी भी पोजीशन को जनरल आप निकाल सकते हो। तो ए आर हो गया, उसके बाद ए आर स्क्वायर। कैसे, मैंने इसमें आर मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी आर मल्टीप्लाई करेंगे, एक और आर को मल्टीप्लाई करो तो ए आर क्यूब बन जाएगा। इस तरीके से ये चलता जाता है। कहां तक जाएगा, अगर फाइनाइट है तो एक सिंगल टर्म लास्ट टर्म भी होगा ना, तो आप उसको बोलोगे ए आर, सब में ए आर था, और पावर में आ जाएगा n-1। मेक सेंस ऑल्सो, क्योंकि ये पहला टर्म था, इसको तुम a1 बोल रहे थे, ये a2 था, ये a3 था, ये a4 था, और ये आपका nth टर्म यानी कि an है। जो काउंटिंग होती है नंबर ऑफ टर्म्स की वो पहले टर्म से ही शुरू होती है। तो इसमें r कितना था, r की पावर 0 थी, इसमें r की पावर 1 थी। टर्म 2 r की पावर 1, टर्म नंबर 3 r की पावर 2। तो आप देख रहे हो जो भी पोजीशन का टर्म है r की पावर उससे एक लेस चल रही थी। तो इसी बेसिस पे आप इसका जनरल टर्म डिफाइन कर सकते हो कि जो nth टर्म होगा ऑफ अ जीपी, इट इज सिंपली a इंटू आर की पावर n-1। तो इसको हम कहते हैं nth टर्म, ठीक है। ये किसी भी पोजीशन के लिए हो सकता है। अब अगर मुझे मालूम है यही टर्म लास्ट टर्म है, तो मैं इसको लास्ट टर्म भी बोल सकता हूँ, और लास्ट टर्म बोलो या ऐसा भी बोलो, लास्ट टर्म कैन बी रिटन एज a r की पावर n-1। तो दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है, l का बेसिक सा मीनिंग यहाँ पे है कि लास्ट टर्म होगा तो वो भी nth टर्म किसी पोजीशन पे आ रहा है। बट अगर आपको फिक्स पता है कि यही लास्ट टर्म है, यही n की वैल्यू अगर 10 रखने पे आखिरी टर्म मिल रहा है सीक्वेंस का, तो आप उसको l लिख सकते हो इंस्टेड ऑफ an। तो आप a10 लिख रहे हो या l लिख रहे हो, दोनों का मीनिंग सेम होता है। तो ये आपका जनरल टर्म का फॉर्मूला हो जाता है जो आपको याद रखना है। सम ऑफ टर्म्स की हम बात अगले वीडियो में करेंगे, अभी डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस करने हैं यहाँ पे। और एक चीज और, जैसे हमने एपी के लिए फॉर्मूला पढ़ा था, एपी को ही रिवर्स कर दिया था, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव में चला गया था। तो इसमें भी वैसा ही कुछ कर सकते हो।
अगर आपको बताना है कि व्हाट विल बी द nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, पीछे से, तो nth टर्म फ्रॉम द लास्ट विल बी an, क्योंकि आप nth टर्म निकाल रहे हो, और लास्ट से अगर काउंट करोगे तो l, दैट विल बी योर लास्ट टर्म, वो आपका फर्स्ट टर्म होगा। और अगर स्टार्टिंग में r था तो ये हो जाएगा 1/r की पावर n-1। जैसे कि अगर आप पीछे से देखोगे, जो मैंने यहाँ पे जनरल टर्म्स लिखे थे, यहाँ पे देखो ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा था। अब मुझे मालूम है ये लास्ट टर्म है, तो 3 डिवाइड करोगे तो क्या होगा, अगर इधर से इधर जाना हुआ तो आप 1/3 करोगे, जो भी कॉमन रेशियो होता है उसका रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे भी बस वही लिखा कि कॉमन रेशियो अगर r है तो आप उसका रेसिप्रोकल करके लिख दोगे। तो nth टर्म फ्रॉम द लास्ट विल बी दिस। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है जो रिपीटेड होंगे, मुझे हर एक का सोल्यूशन बताने की जरूरत नहीं होगी, तो इसमें थोड़ा सा ना चीटिंग करेंगे, एक दो क्वेश्चन स्किप कर देंगे। बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। इन्होंने बोला है फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस √3 + 1/√3। तो देखो पहले पार्ट को सॉल्व करने का तरीका, आपको पहला टर्म लिखना है √3, आपको r लिखना है। r क्या होता है, कॉमन रेशियो। लेकिन कॉमन रेशियो निकलता कैसे, हमने यहाँ पे देखा कि r विल बी द कॉमन रेशियो, बट r निकलता कैसे, r को कैलकुलेशन में कैसे लाते हैं। यू कैन से कि an/an-1। एपी में क्या होता था कॉमन डिफरेंस, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस माइनस करके, और रेशियो की हम बात बोल रहे हैं तो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का रेशियो ही तो होता है। तो आप r को लिख सकते हो ये a2/a1, या फिर आप इसको a3/a2 भी ले सकते हो, या फिर आप a4/a3। ये चीज ऐसी चलती जाएगी, और कब तक चलती जाएगी, कोई भी टर्म ले लो, हमेशा चलाना ही नहीं है आपको ये, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का आपको यहाँ पे रेशियो ले लेना है, आपको r मिल जाएगा, सबके लिए वो सेम ही रहता है। तो इस यहाँ पे भी जो क्वेश्चन है इसमें भी हम सेम काम करने वाले हैं कि जो r होगा वो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस है, मतलब रेशियो है, तो 1/√3 डिवाइडेड बाय √3। बात समझ में आई। तो अगर आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे तो हमें मिल जाएगा 1/3। पहला टर्म ये r है, ये हमें बताना है 15th टर्म, तो व्हाट वुड बी द 15th टर्म, तो आप लिखोगे a15, यहाँ पे आ जाएगा ए, फॉर्मूला आप सबको पता ही है, यहाँ पे मैं ऊपर लिख ही देता हूँ एक बार, an = a r की पावर n-1। तो a यानी आपका पहला टर्म √3 था, यहाँ पे आएगा 1/3 की पावर 15 - 1 मतलब 14। तो इसको आप ऐसे छोड़ सकते हो, √3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 14, क्या सिंप्लीफाई करोगे एंड दिस विल बी योर आंसर। तो ये हो जाएगा 15th टर्म ऑफ द सीरीज। बढ़ते हम सेकेंड पार्ट पे। इसके सेकेंड पार्ट में a जो है वो 5 है, और कॉमन रेशियो भी दिख रहा है 25 डिवाइडेड बाय 5। आपको लिखने का मन है आप बिल्कुल लिखो, 5 आ जाएगा, कॉमन रेशियो भी। आपको बताना है 10th टर्म एंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंसेस। तो यहाँ पे 10th टर्म भी बताना है और nth टर्म भी नहीं बताना है, तो पहले nth टर्म ही निकाल लेते हैं। nth टर्म विल बी a(r)n-1। तो मुझे an में a की वैल्यू पता है 5 हो जाएगी, इंटू 5 की पावर n-1। अगर देखे जाए ये दोनों के बेस सेम थे, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो जो an होगा इस केस में, फॉर जस्ट दिस केस, वो 5 की पावर n हो जाएगा। ये कोइंसिडेंस है क्योंकि a और r वैल्यू सेम थी, बेस सेम था, तो 5 की पावर n हो गया। हमें बताना है 10th टर्म, तो a10 जो होगा वो 5 की पावर 10 होगा। अब अगेन इट्स अ वेरी बिग नंबर, यू डोंट हैव टू राइट इट, यू कैन लीव इट एज इट इज, 5 की पावर 10 लिख के छोड़ सकते हो। आपको बताना है फाइंड द 6th टर्म फ्रॉम द एंड। तो यहाँ पे आपका देखो थर्ड पार्ट में जो a की वैल्यू है वो तो 3 रहेगी, लेकिन जो आपका l है दैट इज द लास्ट टर्म, वो है 1 2 2 8 एंड 8। हम r की अगर बात करें तो वो क्या होगा, कॉमन रेशियो इज -6/3, तो -6/3 को आप -2 बोलोगे। अब आपको मालूम है nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, ऐसे लिखते हैं हम, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, इट विल बी an विल बी, आप l लिखते हो फिर r 1/r लिखते हो, इंस्टेड ऑफ r यू राइट 1/r इसकी पावर n-1। l आपको दिख रहा है कि 1 2 2 8 8 होगा, और 1/-2 की पावर n-1। मुझे चाहिए था 6 टर्म, मतलब डिवाइडेड बाय 5, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 2 2 8 8 डिवाइडेड बाय माइनस का 32। ऐसे लिख लो, 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 से कैंसिल करेंगे 6144 डिवाइडेड बाय, मैंने माइनस साइन ऊपर ही लगा था, वो 16। अब ये 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा सीधा सीधा, 16 से होगा कि नहीं, 16 से नहीं, 4 से देख लेते पहले, 4 से काटा तो 4 आ जाएगा, 1 आएगा इधर 21 यानी कि 5, फिर 14 यानी कि 3,
फिर 24 यानी कि 6, तो 15436, यस 4 से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस साइन लगा रहेगा, तो फाइनल आंसर विल बी माइनस का 33 बचा विच इज 32 8 16 4, तो माइनस का 384 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। दिस विल बी द 6th टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो आप क्वेश्चंस को बस डायरेक्टली वैल्यूज रख के आराम से कर सकते हो, नॉट एन इश्यू। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ विच इज क्वेश्चन नंबर 2। अब देख सकते हो यहाँ पे सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो इसमें दोनों में जो भी हो, एक मैं आपको बताऊंगा, दूसरा आप कर सकते हो खुद। सेकंड पार्ट में आपको बता देता हूँ। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, दो सीक्वेंसेस दिए हैं। यहाँ पे सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं, ए की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू ना 1/3 है। आपको देख के भी समझ में आ जाएगा, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय द फर्स्ट टर्म, तो 1/3 हो जाएगा। तो इसमें आपको करना है 143 का आएगा, और nth टर्म जो है वो 1/243 है, ये nth टर्म है। तो फॉर्मूला आपको लिख लेना है एक बार, a r n - 1, ये है 1/243। a की वैल्यू 1 थी, r था 1/3 की पावर n - 1, ये 1/3 के बेस में आता है, तो मैं लिख सकता हूँ 1/3 की पावर 5 इज इक्वल्स टू 1/3 की पावर n - 1। बेस सेम होते हैं तो पावर आप कंपेयर कर सकते हो, n - 1 की n - 1 5 हो जाएगा, तो n हैज टू बी 6, तो ये हो जाएगा सेकेंड पार्ट का आंसर। और ऐसे ही आप पहला पार्ट भी कर सकते हो विदाउट एन इशू, ठीक है। सो दिस इज डन सेकेंड क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, which is this: determine the 12th term of GP whose 8th term is 192 and common ratio is 2। तो 12th टर्म हमें बताना है, 8th टर्म पता है, तो वी नो 8th टर्म इज 192, और इसका जो r है वो 2 है, लेकिन हमें फर्स्ट टर्म नहीं मालूम, जो आराम से निकल सकता है। a8 की वैल्यू क्या आप बोलोगे, ar की पावर n - 1। अब ये है 192 इज इक्वल्स टू a, वी डोंट नो, r की पावर n - 1 मतलब 2 की पावर n - 1, ये वैल्यू आपको देगा, एंड दिस इज कंप्लीटली फाइन। और n की वैल्यू हमें मालूम है, यहाँ पे 8 है, तो 8 - 1 इज 7, तो a हो जाएगा 192 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 7 यानी 128 आ जाएगा। इसको हम एज इट इज रख सकते हैं। आगे देखो सिंप्लीफाई करते हैं, a मिल गया, हमको 12th टर्म बताना है। a12 विल बी a r की पावर 11, तो a पता है 192 डिवाइडेड बाय 128 इंटू r की पावर 11, r 2 था तो 2 की पावर 11 आप लिख सकते हो, तो मैं 2 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 4 लिख दूं तो कोई दिक्कत? 2 की पावर 11 मुझे लिखना था, तो मैं इसको दो चीजों में ब्रेक करता हूँ, 2 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 4। इससे होगा क्या, ये चीज कैंसिल हो जाएगी, 128 इज अगेन 2 की पावर 7 ओनली, तो आपके पास बचा 192 इंटू 2 की पावर 4 विच इज 16। यू कैन सिंप्लीफाई इट एंड गेट द आंसर, आराम से हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के, कर लेना एंड यू आर डन विद दिस क्वेश्चन एज वेल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड टर्म 24 है, सिक्स टर्म 192, फाइंड द 10th टर्म। ये तो और आसान बन गया आपके लिए। यहाँ पे बोला गया है कि a3 इज इक्वल्स टू 24 एंड a6 इज इक्वल्स टू 192। अब यहाँ पे अगर नोटिस करो तो अब तुम लिखोगे ar का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24, और यहाँ पे अगर आप नोटिस करो आप लिखोगे ar की पावर 5 इज इक्वल्स टू 192। ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। आप यहाँ पे करना क्या है, प्रॉब्लम क्या होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिवाइड कर दो। जनरली हम एपी में क्या करते थे, ऐड सब्ट्रैक्ट करते थे साइमल्टेनियसली सॉल्व करने में, यहाँ डिवाइड करते हैं। तो लिखोगे आप डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1। इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो मुझे मिलेगा ar की पावर 5 ar का स्क्वायर इक्वल्स टू 192 डिवाइडेड बाय 24। a से a देखो कैंसिल आउट हो गया, r का स्क्वायर सिर्फ 3 बचा, यहाँ पे भी सिंप्लीफाई हो जाएगा 24 से आराम से। तो 24 से अगर आप काटोगे तो कितना आएगा, 120 एंड 72 ऐड हो गया, और इसमें मतलब 3 टाइम्स, तो 8 आ जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा। तो r का क्यूब यहाँ पे अगर 8 है देन r हैज टू बी 2। अब तुमको अगर r मिल गया तो किसी भी इक्वेशन में रख दो, r का स्क्वायर 24 होता है तो a 6 आ जाएगा, a आ गया 6, इसको इक्वेशन 1 में रखा, 2 का स्क्वायर 4, नीचे डिवाइड कर दिया, a आ गया 6। तो हमको इतना पता चल गया, हमें 10th टर्म बताना था, a10 ar की पावर 9, a 6 है, ये हो जाएगा 2 की पावर 9, तो 6 इंटू 512। 2 की जनरल 2 की पावर 3 की पावर याद रखो, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। 2 6 12, 1 6 6, 1 ऐड करके 7, 5 6 30, तो 3072 विल बी योर फाइनल आंसर। तो ये भी डन। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी whose first term is 3/4 and common ratio is 2। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स बताना है जहाँ पे फर्स्ट टर्म 3/4 है, ओके, कॉमन रेशियो 2 है, और लास्ट टर्म विच इज L
इज इक्वल्स टू 384। तो L का फॉर्मूला लगा लो ARn-1 और कुछ नहीं करना था। 384 इज इक्वल्स टू 3/4 इंटू 2 की पावर n-1। हमें बेस सेम करना होगा, 3 से कैंसिल आउट हो रहा होगा, पक्का हो रहा होगा 1 एंड 1 गया 2 टाइम्स, 24 बचा यानी कि 8 टाइम्स। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 128 इंटू 4 256 512 मिल जाएगा। तो 512 इक्वल्स टू 2 की पावर n-1। 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 9 इक्वल्स टू 2 की पावर n-1। बेस सेम है, पावर कैन बी कंपेयर्ड, n-1 9 हो जाएगा, देन दिस मींस कि n हो जाएगा आपका 10। और इसी के साथ क्वेश्चन 5 भी कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में बोला गया है कि 2/x आर 3 consecutive terms of a GP एंड दिस आर 3 consecutive, मतलब सेम है, आपको x की दोनों में वैल्यू बतानी है। और consecutive टर्म्स आप कैसे डिफाइन करते हो, मान लीजिए आपके पास ये था AR स्क्वायर, ये आपके 3 consecutive टर्म्स दिए हैं। तो इसमें सेम क्या है, अगर आप AR को A से डिवाइड कर दो, दिस इज सेम एज सेइंग AR स्क्वायर को आप AR से डिवाइड कर रहे हो, यही तो है ना। तो कभी भी 3 consecutive टर्म्स इफ A, B, C आर इन GP, देन आपके पास B अपॉन A की वही वैल्यू होगी जो C अपॉन B की होगी। तो B अपॉन A इज इक्वल्स टू C अपॉन B। तो यहाँ पे बस वैल्यूज रखनी है, ये A B C था, रखो आंसर आ जाएगा। तो आप लिखोगे B अपॉन A इज इक्वल्स टू C अपॉन B, करेक्ट। यहाँ से ये टर्म्स मिल जाएंगे आपको। तो व्हाट यू विल गेट इज जस्ट सी, यहाँ पे मिलेगा x का स्क्वायर x का क्यूब हो जाएगा। अगर आप इसको डिवाइड कर रहे हो, इधर x ऊपर गया, ये इधर गया, अब 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होके -7 देगा, 7 देगा। तो 7/2 x क्यूब आ जाएगा आपके पास -7। यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी क्यूब रूट ऑफ -7, जो सही भी हो है, ठीक है। लेकिन एक चीज नोटिस की मैंने कि क्वेश्चन गलत प्रिंटेड है। इट शुडंट बी लाइक दिस। द क्वेश्चन वाज कि ये था -2/7 x एंड -7/2, ये क्वेश्चन था। तो उसके हिसाब से, मतलब जो क्वेश्चन था उसके हिसाब से तो आंसर सही था, बट बुक के हिसाब से आपका डिफरेंट आता। तो इसको हम सही से लिख लेते हैं, x बाय -2/7 इक्वल्स टू माइनस का 7/2 डिवाइडेड बाय x। इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई करोगे तुमको मिलेगा -7/2 इंटू -2/7। 7 से 7, 2 से 2, माइनस से माइनस, सब कट गया, बचा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो x आ जाएगा आपका प्लस और -1। दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये पहला पार्ट था। दूसरे पार्ट में बोला गया इन्होंने कि x + 9 एंड x - 6। तो x - 6 ऊपर होगा, x + 9 नीचे होगा, और यहाँ पे भी यहाँ पे 4 बचा है तो 4 लिखेंगे एंड x - 6 लिखेंगे, मतलब बीच वाला 2 बार आएगा। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तुमको मिलेगा x - 6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू x + 9। अब इसको ओपन करते हैं तो x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x इक्वल्स टू 4x प्लस 36। तो दोनों तरफ से ना 36 कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर आप चाहो इसको इधर ले आओगे तो x स्क्वायर माइनस का 16x आ गया, दिस इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन ले लेंगे, x - 16 इज इक्वल्स टू 0। तो x की दो वैल्यूज आएंगी 0 एंड 16। तो दोनों ही आंसर्स यहाँ पे पॉसिबल है एंड यू आर डन विद दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज 7th क्वेश्चन। The 5th, 8th and 11th terms of GP are P, Q and S respectively. Show that Q square PS है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इन्होंने बोला है कि जो A5 है वो P है, A6 जो है वो Q है, और A8 ना, तो A8 जो है वो Q है, और A11th जो है वो S है। P, Q and S दिया है, तो आपको इसको बस थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख देना है। AR की पावर 4 जो था वो P था, AR की पावर 7 जो है, क्योंकि 8 था तो एक कम 7 जो है वो Q हो जाएगा, एंड यहाँ से AR की पावर जो 10 होगा वो हो जाएगा S। ये बोल रहा है जो Q स्क्वायर है वो P इंटू S के बराबर है। तो आप देख सकते हो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 का अगर मैं स्क्वायर कर दूं, मतलब अगर मैं लिखता हूं लेट्स से फाइंड Q स्क्वायर। Q स्क्वायर मतलब क्या है, AR 7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा a का स्क्वायर r की पावर 14, ये हो जाएगा Q स्क्वायर की वैल्यू, विच इज एसेंशियली LHS वैल्यू। कि आपको प्रूफ करना है तो आप LHS RHS लेके कर सकते हो। अब RHS पे आओगे तो आपको मिलेगा P इंटू S। P की वैल्यू थी AR की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय AR की पावर 10।
तो यहाँ पे a इंटू ए का स्क्वायर हो जाएगा, r की पावर 4 एंड r की पावर 10, r की पावर 14 हो जाएगा। तो p इंटू एस की जो वैल्यू होगी वो ये हो जाएगी। तो ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो वी कैन इन्फर दैट LHS और RHS सेम है। तो you are done with this question as well. Let's move on to the next question, which is 8th one. If A, B, C are in AP, then show that 3A square, 3B square, 3C square are also in GP. ये AP में है तो वो GP में होंगे, ये प्रूफ करना है। AP के लिए आपको क्या करना होता है, याद है ना, कि बीच वाले का डबल साइड वाले के सम के बराबर होता है, ये गिवन है, वी नो दिस। ये इक्वेशन 1 है, वी नो दिस। नाउ दे आर सेइंग फॉर 3A square, 3B square and 3C square are in GP. जो बीच वाले टर्म है उसका स्क्वायर, इसको मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ। जैसे मैंने बोला था, जब आपके तीन टर्म्स ए बी सी आर इन जीपी, ये तीनों अगर जीपी में होते हैं, देन बी अपॉन ए मस्ट बी इक्वल्स टू सी अपॉन बी। ये तो होता ही है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया। लेकिन इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो बी स्क्वायर जो होता है वो ए सी के बराबर होता है। जैसे कि एपी में 2b इक्वल्स टू ए प्लस सी, जीपी में बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए इंटू सी हो जाता है। तो यहाँ पे जो बीच वाला टर्म है 3b स्क्वायर का होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू, फॉर दिस टू बी इन जीपी, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 3 टाइम्स ए स्क्वायर इंटू 3 टाइम्स सी स्क्वायर। हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो अगर मैं इसका LHS उठाऊं आपके लिए, तो LHS में तो मिल रहा है 3 टाइम्स बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, विच इज नथिंग बट 9b की पावर 4, इतना मिल जाएगा, करेक्ट। और यहां से देखोगे तो आपको मिल रहा है ये AP नहीं, ये GP ही होना चाहिए, जहां तक इट शुड बी GP। क्वेश्चन में ये मिसप्रिंट होगा, इट शुड बी इन GP ओनली, नहीं AP है, ठीक है। 3 की पावर A, यस क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, इट शुड बी 3 की पावर A, 3 की पावर B, 3 की पावर C। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये लिखा है 3 की पावर A, 3 की पावर B एंड 3 की पावर C। ये सही था, वो गलत था। फॉर 3 की पावर A, 3 की पावर B एंड 3 की पावर C इन GP, आपको जो बीच वाला टर्म है यानी कि 3 की पावर B का होल स्क्वायर, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 3 की पावर A इंटू 3 की पावर C। अगर मैं LHS की बात करूं तो आपको मिल जाएगा 3b की स्क्वायर मतलब 3 की पावर 2b मिल जाएगा। और RHS की अगर हम बात करेंगे तो RHS में दिया है 3 की पावर A इंटू 3 की पावर C, जो सिंप्लीफाई होकर 3 की पावर A प्लस C आता है। एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 A प्लस C 2b के बराबर है। 3 की पावर ये जो चीज होगी इसको आप लिख सकते हो 2b, a प्लस सी को हम 2b लिख सकते थे इक्वेशन 1 से, तो ये भी 3 की पावर 2b हो गया, ये भी 3 की पावर 2b हो गया। हेंस वी हैव प्रूव्ड कि ये दोनों मतलब ये तीनों टर्म्स जीपी में है। फिर यहाँ पे लिखा है k 2k प्लस 2 3k प्लस 3, ये जीपी में है। फाइंड द कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो के लिए क्या करना है, जो बीच वाले टर्म है उसका होल स्क्वायर जो होगा वो साइड वाले के प्रोडक्ट के बराबर होगा। बीच वाले टर्म का होल स्क्वायर साइड वाले के प्रोडक्ट के बराबर, तो इसका होल स्क्वायर आप ओपन करेंगे तो मिलेगा 4k स्क्वायर प्लस 4 8k इक्वल्स टू 3k स्क्वायर प्लस में 3k। सब कुछ लेफ्ट साइड में ले आओ, 3k स्क्वायर इधर लाओगे तो k स्क्वायर बचेगा, 3k लाओगे तो प्लस का 5k बचेगा और प्लस का 4 इज इक्वल्स टू 0। तो k स्क्वायर प्लस 4k प्लस k प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो k प्लस 4 एंड k माइनस 4 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। यहां से आपको मिल जाएगा k की वैल्यू टू बी प्लस 4 और माइनस 4, 4 और माइनस 4 मिल जाएगा एंड दिस विल बी योर आंसर। अब देखो इसमें आपको ये आंसर नहीं है, k शुड नॉट बी योर आंसर। आपसे बोला है कि कॉमन रेशियो आपको बताना है। देयरफॉर जो आपका टर्म इफ k इज इक्वल्स टू 4, अगर हम k को 4 लेते हैं तो आपका जो जीपी के टर्म्स होंगे वो बन जाएंगे 4, 2k प्लस 2, मतलब इसका डबल करके 2 ऐड कर दो, फिर k का ट्रिपल, इसमें 3 ऐड कर दो। 3 ऐड करने का मतलब क्या होगा, 4k 13 15 बन जाएगा। सो दिस विल बी योर जीपी। अगर k की वैल्यू -4 होती तो -4 पहला टर्म होता, -8 प्लस 2 6 होता एंड -12 प्लस 3 माइनस का 9 होता। इस केस में जो कॉमन रेशियो है वो 10/4 है। अब 10/4 को आप बोल सकते हो 5/2, ठीक है। 10/4 5/2, इसका जो कॉमन रेशियो यहाँ पे भी सेम होना चाहिए 15/10।
तो ये तो 3/2 आ रहा है, तो ये तो कॉमन रेशियो के नाम पे धब्बा है, यहाँ पे तो कुछ हुआ नहीं। यहाँ देखते हैं -6/-4, ये गलत है, ये जीपी नहीं बनेगी फिर, क्योंकि सेम कॉमन रेशियो नहीं था। यहाँ से आपको 3/2 मिल जाएगा, ऑल्सो -9 डिवाइडेड बाय -6, यहाँ से भी आपको 3/2 मिल जाएगा। सो एक ही कॉमन रेशियो एग्जिस्ट करेगा विच इज 3/2। अगर इस क्वेश्चन में कोई मिसप्रिंट नहीं है तो ये सही आंसर है, आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बोला है इफ a की पावर x इक्वल्स टू b की पावर y इक्वल्स टू c की पावर z such that a b c are in gp, a b c आपके gp में है, ओके, x y z are unequal positive integers, then show that ये वाली इक्वेशन एग्जिस्ट करती है, फाइन। यहाँ पे a की पावर x इक्वल्स टू b की पावर y इज इक्वल्स टू c की पावर z दिया है, और a b c gp में है। a b c gp में का मतलब क्या होगा कि जो b का स्क्वायर होगा, तो b का स्क्वायर मस्ट बी ac सिंस दे आर इन gp, तो ये वाली कंडीशन रहेगी। इसको मैं अभी के लिए k मानता हूं। अगर मैंने इसको k माना तो यहां से तुम a को बोलोगे k की पावर 1/x, b को बोलोगे k की पावर 1/y, और c को बोलोगे k की पावर 1/z। सब k के टर्म्स हमने ले लिया, और इस इक्वेशन को, इन तीनों इक्वेशंस का यूज करते हुए अगर आप देखो तो k की पावर 1/y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू k की पावर 1/x इंटू k की पावर 1/z मिल जाएगा। नाउ यहां से मिल जाएगा k की पावर 2/y इज इक्वल्स टू k की पावर 1/x प्लस 1/z, बेस सेम पावर ऐड, यहाँ पे मिल जाएगा 2/y इज इक्वल्स टू 1/x प्लस 1/z। नाउ यू आर डन विद दिस क्वेश्चन, एंड इस तरीके से आपको प्रूव हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। अच्छा लगता है लिख के। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 11। The sum of 3 consecutive terms of GP is 26. ऐसे क्वेश्चन में एक बात का ध्यान रखना, कभी भी 3 टर्म्स, 4 टर्म्स, 5 टर्म्स दिया हो तो आपको करना क्या है। ABC है तो वो तो एक अलग कंडीशन हो जाती है कि बीच वाले का स्क्वायर साइड वाले के प्रोडक्ट के बराबर। यहाँ पे 3 अननोन टर्म्स GP में है। सो व्हेन यू हैव 3 अननोन टर्म्स, ये याद रखना नोट में, व्हेन यू हैव 3 अननोन टर्म्स in GP, then terms can be taken as a upon r, a, AR। तो ये तीनों टर्म जीपी में भी हैं, a अपॉन r, यहाँ पे कॉमन रेशियो आपका r ही मिलेगा तीनों ही केस में। फॉर इजियर कैलकुलेशन, सिर्फ कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम ये काम करते हैं, और अभी भी जीपी एग्जिस्ट करती है, तो कभी भी 3 अननोन टर्म्स आपके पास हो जीपी में, आपको ये लेना है a अपॉन r, a और AR। सम ऑफ 3 consecutive terms of GP is 26 and their product is 216। तो पहला वाला ये बोला है 3 consecutive terms जो GP के हैं, मतलब a अपॉन r, a और AR, इनका जो सम है वो 26 है। 3 consecutive terms हमने ये वाले लिए, और उनका जो प्रोडक्ट है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इनका जो प्रोडक्ट है यानी कि a अपॉन r इंटू a इंटू AR, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 216। यहाँ से फायदा देखो यही होता है कि r कैंसिल हो गया और तुमको मिल जाएगा a क्यूब इज इक्वल्स टू 216। दिस सिंप्लाइज कि a जो होगा वो 6 हो जाएगा। डन। अगर आपको a 6 मिल गया, नाउ यू कैन पुट इट हियर, तुम्हें मिल जाएगा a कॉमन, मतलब 6 अपॉन r प्लस 6r इज इक्वल्स टू 26। यहाँ हिट एंड ट्राई से भी कर सकते हो एंड कॉमन लेके भी कर सकते हो। 6 कॉमन ले लिया, 1 अपॉन r प्लस 1 प्लस r इज इक्वल्स टू 26। तो फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इसको, यहाँ पे आ जाएगा 6 कॉमन था, वो डिवाइड कर देंगे राइट, चलो इसमें, तो यहाँ से तुमको मिल जाएगा 1 प्लस r का स्क्वायर डिवाइडेड बाई r इज इक्वल्स टू 26/6। 2 से कैंसिल होके ये 13/3 बन जाएगा, 2 से कैंसिल होगा, इधर मल्टीप्लाई करोगे यू आर लेफ्ट विथ 3 प्लस 3r का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 टाइम्स r। सब कुछ लेफ्ट साइड में ले आएंगे, 3r स्क्वायर माइनस का 10r प्लस में 3 इज इक्वल्स टू 0, 3r स्क्वायर माइनस 9r माइनस का r प्लस का 3 इज इक्वल्स टू 0, 3r कॉमन लेंगे, r माइनस 3 माइनस 1 कॉमन लेंगे, r माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो आप देखोगे यहाँ मिलेगा r माइनस 3 एंड 3r माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो r की दो वैल्यूज मिलेंगी, r मिलेगा 3 एंड 1/3। तो ये हो गया r की दो डिफरेंट वैल्यूज।
अब r की दो डिफरेंट वैल्यूज पे आपको सारे के सारे नंबर्स मिल जाएंगे। अगर r आपने 3 लिया होता तो आपको मिलता 6/3, 6 इंटू 3। तो आपके जो टर्म्स होंगे जीपी के बनेंगे 2, 6 एंड 18। ये जीपी के 3 टर्म्स हैं। और अगर आपने r को 1/3 लेते हैं, जब r आप 1/3 लोगे तो आपके जो टर्म्स बनेंगे वो बनेंगे 18, 6 एंड 2। तो मिडिल टर्म हमेशा देखो 6 ही आएगा, क्योंकि आपने उस तरीके से टर्म्स को बना रखा है, प्लेसमेंट कर रखी है। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। एंड इसी तरीके से अप्रोच रखो। ये नोट्स चाहिए तो कहाँ जाना है, डिस्क्रिप्शन के पहले लिंक पे जाओ और ऐप डाउनलोड करके फ्री मटेरियल में जाके डाउनलोड करके सारे के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। फाइंड 4 numbers forming a GP in which third term is greater than the first term by 9 and the second term is greater than the fourth term by 18। तो यहाँ पे 4 नंबर्स जीपी को फॉर्म कर रहे हैं। ऐसे अगर जो मैंने अभी तरीका बताया आपको अननोन के लिए, तो आप इसमें ए आर स्क्वायर या ए आर क्यूब, ए आर, ए अपॉन आर, ए आर और ए आर का क्यूब ले सकते थे। ऐसे 4 टर्म्स आप जीपी में ले सकते हो। लेकिन ये तब लेना बेनिफिशियल होता है बच्चों जब आपके पास प्रोडक्ट वाला कुछ क्वेश्चन में दिया है। यहाँ कुछ प्रोडक्ट का दिया नहीं था तो हम नॉर्मल वाले टर्म्स ले लेंगे। तो लेट द टर्म्स भी, यही लिख लेते हैं, लेट द टर्म्स ए आर स्क्वायर एंड ए आर का क्यूब, ये दिया हुआ है आपको। 3-4 नंबर से जीपी में थे। थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9। जो थर्ड टर्म है ए आर स्क्वायर, दैट इज एक्चुअली फर्स्ट टर्म में 9 को जोड़ के आ जाता है। एंड द second term is greater than the fourth term, first term is third term is greater than the first term by 9, third term is greater than the first term by 9, okay, and second term is greater than the fourth term, ये उल्टा तो नहीं लिख दिया, second term is greater than the fourth term which is AR cube plus 18। choice is yours, कैसे आपको करना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, AR square minus A is equals to 9, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, ए आर माइनस ए आर का क्यूब इक्वल्स टू 18। फायदा क्या हुआ, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। फायदा ये हुआ कि हम पहले टर्म में से ए कॉमन लेते तो आर स्क्वायर माइनस 1 मिलता, ये 9 के बराबर है। दूसरे में से मैं ए आर को कॉमन लूंगा, मुझे 1 माइनस आर स्क्वायर मिलेगा, दिस इज इक्वल्स टू 18। नाउ दिस इज वही इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 है। डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 बाय 1 करोगे तो 18/9 मिलेगा, इधर मिलेगा ए आर 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मिल जाएगा ए इंटू आर स्क्वायर माइनस 1। तो ए कैंसिल आउट हो गया, आर स्क्वायर माइनस 1 भी कैंसिल आउट हुआ, लेकिन एक नेगेटिव साइन छोड़ गया क्योंकि नेगेटिव साइन के साथ थे, और ये 2 आएगा। तो आपको यहाँ से जो आर होगा वो -2 मिल जाएगा, आर विल बी -2। अब आर -2 मिल गया, आप किसी भी इक्वेशन में रखोगे आपको आंसर भी मिल जाएगा। लेट्स से यहाँ पे मैं रखता हूँ, तो 2 का स्क्वायर 4 - 1 3, तो a की वैल्यू 3 आ जाएगी, r की वैल्यू -2 और a आ जाएगा 3। हमको बताने हैं 4 नंबर्स कौन कौन से ऐसे हैं। तो पहला टर्म 3 है, दूसरा -6 है, तीसरा इसमें फिर -2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 12 हो जाएगा, फिर माइनस का 24 हो जाएगा। दैट इज द रीजन ये चीज हो रही थी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। -6 24 से बड़ा है, तो ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स चल रहे थे, दैट्स व्हाई द क्वेश्चन एग्जिस्ट। तो दिस इज द फाइनल आंसर, 3 - 6 12 and -24। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, which is this question number 13। Three positive numbers form an increasing GP if the middle term of the series is doubled, then the new numbers are in AP। मिडिल टर्म को डबल करोगे नया नंबर AP मिल जाएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बन जाते हैं। then the new numbers are in AP, find the common ratio of the GP। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 पॉजिटिव नंबर्स हैं, एक इंक्रीजिंग जीपी फॉर्म करते हैं। इंक्रीजिंग जीपी है, ये बात जाकर रखना। तो ए आर और ए आर स्क्वायर वो टर्म्स हैं जो इंक्रीजिंग जीपी फाइंड करते हैं। इफ द मिडिल टर्म ऑफ द सीरीज इज डबल्ड, अगर मैं मिडिल टर्म को डबल कर दूं, मतलब 2AR कर दूं, देन द न्यू नंबर्स आर इन एपी। मतलब अब जो मिडिल टर्म सिर्फ मिडिल टर्म पे चेंज हुआ और ये वाले नंबर एपी में, ये है जीपी और ये है आपका एपी। अब एपी की प्रॉपर्टी क्या होती है, बीच वाला ऑलरेडी डबल करा लेकिन फिर डबल करके आप लिखोगे तो बीच वाले का डबल मस्ट बी इक्वल्स टू साइड वालों का सम, ऐसा कुछ होता है। यहाँ पे आ जाएगा 4 टाइम्स ए आर इज इक्वल्स टू ए 1 प्लस आर स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 4r इज इक्वल्स टू 0। तो क्यों ना इसको सही से फॉर्मेट में लिख दें, आर स्क्वायर माइनस का 4r प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, देखो कैसे करना है भाई।
बीच वाला 3 positive numbers increasing GP if the middle term of the series is doubled then the new numbers are in AP. Find the common ratio. Okay. यहाँ पे r जो होगा वो माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर -4ac -4 डिवाइडेड बाय 2a। तो r जो होगा वो आएगा 4 प्लस माइनस रूट का 12 डिवाइडेड बाय 2, और रूट का 12 होता है 4 प्लस माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय 2, ये r है। तो r की दो वैल्यूज आएंगी, essentially 2 plus 2√3 and 2 minus 2 plus √3, क्योंकि 2 तो कैंसिल हो रहा है ना, 2 plus √3 and 2 minus √3। दोनों ही केसेस में आपको इंक्रीजिंग ही जीपी मिलेगी। आर दोनों के पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव आर है, ये भी पॉजिटिव आर है, लेकिन पॉजिटिव तो है, लेकिन 2 एक्चुअली तो 2 होता है और रूट को मतलब इन दोनों को माइनस के 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो उस लॉजिक से आप इसको एलिमिनेट कर दोगे, ये आंसर नहीं होगा। r हैज टू बी जस्ट 2 प्लस √3, ये आपका आंसर होगा। अब समझ में आ रहा है ये आंसर क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अगर आप इंक्रीजिंग जीपी बनाना चाहते हो और इधर रखोगे तो वो डिक्रीजिंग, आपने 10 लिया, पहला मान लो आपका जो a था वो 10 था, अगर आपने 10 प्लस 2 प्लस √3 उसमें मल्टीप्लाई किया, नंबर बढ़ गया, 10 से बड़ा नंबर हो गया। लेकिन अगर आपने 10 को 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई किया, वो अगला नंबर छोटा हो गया, इसीलिए इसको एलिमिनेट किया, क्योंकि हमें कैसी जीपी मिल रही थी, एक इंक्रीजिंग जीपी मिल रही थी। तो ये छोटी छोटी बातें मिस हो जाती हैं, ध्यान देना। The fourth term of GP is the square of the second term. Okay, the fourth term of the GP is square of the second term, and the first term is -3. Determine its second term. -3 मुझे मालूम है, यहाँ पे जो A4 है उसको मैं लिख सकता हूँ AR का क्यूब, इसको मैं लिख सकता हूँ AR का होल स्क्वायर। AR का क्यूब इज इक्वल्स टू A स्क्वायर R स्क्वायर, तो यहाँ से एक A कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे R इज इक्वल्स टू A आ जाएगा। सिंप्लीफाई करके तो R की वैल्यू -3 आ गई। नाउ यू नो R और A सेम था इस क्वेश्चन के लिए, तो आप nth टर्म के लिए क्या करोगे, -3 इंटू -3 की पावर n-1। तो यहाँ से आपका बेस सेम था, पावर ऐड होके -3 की पावर n हो जाएगा। तो A 7th आपको निकालना था, तो -3 की पावर 7 ये आपका आंसर हो जाएगा। यू कैन लीव इट एज इट इज या सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, बहुत बड़ा नंबर नहीं है, आप आराम से 2197 आएगा। जहाँ तक सिंप्लीफाई करना, देखना जो भी आंसर। द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज 39/10 एंड द प्रोडक्ट। अब देखो प्रोडक्ट की बात कर दी, तो मेरे जो टर्म्स होंगे, तो लेट द टर्म्स बी a अपॉन आर, a एंड AR। ये मैंने तभी लेना है जब प्रोडक्ट दिया हो, तभी, और कोई लेने का सेंस नहीं है इसको। तो यहाँ पे a अपॉन आर इंटू ए इंटू AR शुड बी इक्वल्स टू 1, r से r कैंसिल, a क्यूब 1, श्योर हो कि a की वैल्यू तो 1 ही आएगी, यानी कि आपका जो 1 अपॉन r है प्लस 1 प्लस r, दिस हैज टू बी 39/10। तो सिंप्लीफाई करके 1 प्लस r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r इज इक्वल्स टू 39/10। क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लीजिए, यहाँ से 10 प्लस 10r प्लस 10r का स्क्वायर इक्वल्स टू 39r मिल जाएगा। तो 10r का स्क्वायर माइनस का 29r प्लस का 10 इज इक्वल्स टू 0। तो 10r का स्क्वायर माइनस का 25r माइनस का 4r प्लस का 10 इक्वल्स टू 0। 25 400, 10 इंटू 10 100। तो यहाँ से 5r को कॉमन ले लो, 2r माइनस 5 बचेगा, -2 को कॉमन ले लो, 2r माइनस 5 बचेगा, इक्वल्स टू 0। जनरली एक दूसरे के उल्टे ही होते हैं, तो 2r माइनस 5 एंड 5r माइनस 2 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। यहाँ से 2r की वैल्यू 5 और r की वैल्यू 5/2, और यहाँ से 5r की वैल्यू 2 और r की वैल्यू 2/5। तो दो कॉमन रेशियो है, दो डिफरेंट टर्म्स होंगे, आपको टर्म्स फाइंड आउट करना है। तो हम अगर इसको लेके चलें a अपॉन r, तो वैसे भी पहला टर्म आपका 2/5 होगा, फिर a की वैल्यू 1 थी, फिर 5/2 होगा। दूसरा टर्म 5/2 1 एंड 2/5, मतलब रिवर्स ही है, क्योंकि ये वाले टर्म्स थे, a वैसे भी 1 था। सो यू आर डन विद दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हिच इज क्वेश्चन 20 में बोला गया है 3 numbers are in AP and the sum is 15. If 1, 4 and 9 are added to these numbers respectively, the resulting numbers are GP. 3 नंबर्स AP में दिए हैं और उनका सम 15 है, दैट इज गुड। तो 3 नंबर जब भी AP में और सम की बात करी गई, तो लेट द नंबर्स बी a minus d, a and a plus d. If 1, 4, 9 are added to these numbers, पहले तो इनके सम की हम बात कर लेते हैं। And according to the question,
इनका जो सम था मतलब पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर प्लस तीसरा नंबर, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 15। तो 3a की वैल्यू 15 और a हैज टू बी 5। अब अगर a 5 आ गया, नाउ तुम्हारे नंबर्स मिल जाएंगे तुमको 5 माइनस डी, 5 एंड 5 प्लस डी, ये आपके ओरिजिनल नंबर्स बन गए। अब इसमें बोला है 149 को अगर 19 को हम ऐड करते हैं तो रिजल्टिंग नंबर जीपी में बन जाएंगे। तो 1 इसमें ऐड करना है, 4 इसमें ऐड करना है, 19 इसमें ऐड करना है। 1 ऐड किया तो 6 माइनस डी बचा, ये 9 हो गया, और यहाँ से 19 यानी कि 24 प्लस डी हो गया। ये तीनों नंबर्स हो गए आपके जीपी में। और अगर ये तीनों नंबर जीपी में है यानी कि जो बीच वाला होता है उसका स्क्वायर आजू बाजू के प्रोडक्ट के बराबर है। 6 माइनस डी 24 प्लस डी, तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 81। 24 इंटू 6 144, 6 इंटू डी प्लस का 6d माइनस 24d और माइनस का डी स्क्वायर, सब कुछ लेफ्ट साइड में ले लेते हैं। डी स्क्वायर इधर से माइनस का 18d आएगा और इधर प्लस बन जाएगा, प्लस का 18d माइनस आके नंबर यहाँ पे 3 बचा, 14 माइनस 8 6 बचा, 63 हो जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू 0। अब कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करके 63 आता है? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चाहिए, ऑब्वियसली 21 इंटू 3, तो डी स्क्वायर प्लस 21d माइनस का 3d माइनस का 63 इक्वल्स टू 0। 21 3 63, 1 इंटू माइनस 63 माइनस 63 बैलेंस्ड है, तो d प्लस 21 माइनस 3 इंटू डी प्लस 21 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। तो d प्लस 21 और d माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से d की दो वैल्यूज मिलेंगी, माइनस 21 एंड 3। तो ये दो वैल्यूज को एक एक करके यहाँ रखोगे, इस जगह पे आपको नंबर्स मिल जाएंगे। और ऐसा कुछ भी इन्होंने नहीं बोला था कि आपके इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो दोनों वैल्यूज यहाँ पे पॉसिबल है। तो माइनस 21 रखने से क्या होगा? 25 माइनस 21 यानी कि 26 हो गया, फिर 5 हो गया, और 20 माइनस 21 करोगे इससे तो 16 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 16 सॉरी। तो ये हो जाएगा आपका पहला सम। दूसरा, अगर आपने 3 लिया, d को अगर आपने 3 लिया, ये d माइनस 21 के लिए था, अगर आपने d को 3 लिया तो 2 मिलेगा, 5 मिलेगा और 8 मिलेगा। तो ये तीन नंबर्स हो जाएंगे। देखो तीनों नंबर्स एपी में भी है, इधर भी तीनों नंबर्स एपी में ही। तो दिस इज इट, ये आपका क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन 16। बढ़ते हैं क्वेश्चन 17 की तरफ। इफ एबीसी आर इन जीपी, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर आल्सो इन जीपी। तो सिंपल से प्रूविंग का क्वेश्चन है, दोनों को जल्दी जल्दी से करके देखते हैं। इन्होंने एबीसी को जीपी में बोला है, यानी कि आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो बी स्क्वायर है वो एसी के बराबर आप हर जगह लिख सकते हो। तो जहां जहां बी स्क्वायर दिखा आप उसको एसी लिख दो, काम खत्म आपका। अब यहाँ या फिर AC की जगह बी स्क्वायर भी लिख सकते हो, दोनों ही चीजें यहाँ पे ट्रू होती हैं। अब देखो यहाँ पे पहले पार्ट में इन्होंने बोला है कि जो a क्यूब है, b क्यूब है और c क्यूब है, इसको भी जीपी में प्रूफ करना है। मतलब कि जो b क्यूब का स्क्वायर होगा वो a क्यूब इंटू सी क्यूब के बराबर होना चाहिए। तो हम LHS को देख लेते हैं पहले क्या है। तो क्यों ना LHS को एज इट इज लिखा रहने देते हैं। LHS हो जाएगा b की पावर 6, और उसके बाद RHS देख लेते हैं। RHS में हो जाएगा a क्यूब c क्यूब। कैन आई राइट इट एज ac का होल क्यूब? ऑब्वियसली। अब ac ये इक्वेशन 1 थी, ac को हम b स्क्वायर भी बोल सकते हैं, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर का होल क्यूब, और ये बन जाएगा b की पावर 6। देखो इधर भी b की पावर 6 है, इधर भी b की पावर 6 है, तो LHS RHS सेम हो गए। दैट सिंपली मीन्स ये a क्यूब b क्यूब और c क्यूब आर जीपी। सेकेंड पार्ट में इन्होंने बोला है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमा ab प्लस bc कॉमा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये भी जीपी में आपको प्रूफ करना है। मतलब कि जो यहाँ से मिल जाएगा आपको बीच वाले का स्क्वायर यानी कि a प्लस बी सी का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये आपको प्रूफ करना हो। तो हम पहले LHS की बात कर लेते हैं। LHS में सिर्फ अगर मैं b को कॉमन ले लूँ, मुझे अंदर मिल जाएगा a प्लस c, और इस पे हो जाएगा पूरा स्क्वायर, तो स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, b स्क्वायर और a प्लस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हो। हाँ, b स्क्वायर को आप ac भी लिख सकते हो, एज इट इज छोड़ सकते हो। तो ये LHS यहाँ पे फर्दर सिंप्लीफाई करने की जरूरत पड़ेगी तो करेंगे। RHS में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है कि मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो अगर आप इसको लिखोगे a स्क्वायर प्लस ac, b स्क्वायर की जगह मैं ac लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे भी ac प्लस c स्क्वायर हो जाएगा। सो यू आर लेफ्ट विथ a कॉमन लेके a प्लस सी, और यहाँ पे भी c कॉमन लेके a प्लस सी। दोनों में ना a प्लस सी दो बार था तो स्क्वायर हो जाएगा इंटू ए सी। अब a प्लस सी का होल स्क्वायर को नहीं छेड़ते, इसको एज इट इज रहने देते हैं, लेकिन ac जो लिखा है उसको मैं b स्क्वायर लिख देता हूँ। तो LHS में भी देखो यही आ रहा है,
और RHS में भी यही आ रहा है, तो दोनों सेम आ रहा है, मतलब ये तीनों टर्म्स GP में एग्जिस्ट करते हैं एंड यू आर डन। अब ये क्वेश्चन भी बहुत सिमिलर सा है, इसको आप खुद कर लीजिएगा। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर, which is the number of bacteria in a certain culture doubles every hour. Okay, if there was 30 bacteria present in the culture originally, how many bacteria will be present at the end of second hour, fourth hour and nth hour? तो हर आर के बाद वो डबल हो जा रहे हैं, मतलब पहले 30 थे, फिर 60 हो गए, फिर 120 हो गए, फिर 240 हो गए। लो हमारा आंसर आ गया, सेकेंड आर में 60 हो गए, फोर्थ आर में 240 हो गए। इतना आसान था, एवरी आर में डबल हो रहे थे, पहले आर में इतना, दूसरे आर में इतना, थर्ड आर में इतना, फोर्थ आर में इतना। हमें यहाँ बताना है nth आर में कितना हो रहा था, तो 30 इंटू 2 की पावर n-1 आप कर लीजिए, सिंपल। तो आपको ये जनरल टर्म भी मिल जाएगा और आराम से सिंप्लीफाई भी कर लिया। तो अगर मुझे इनिशियल बैक्टीरिया पता हो तो क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, आपको अगर यहाँ पे ऐसे लिखना है कि a को 30 बोला, r को 2 बोला, क्योंकि डबल का मतलब ही होता है डबल, 2 होता है r की वैल्यू, तो यहाँ पे an जो होगा वो हो जाएगा a r की पावर n-1। इससे भी आप निकाल के फिर वो वैल्यू रखो, ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है, द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म अ जीपी। अब ट्राइंगल कुछ ऐसा दिखता है और इसकी जो लेंथ है ये जीपी फॉर्म कर रही है। इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 37 सेंटीमीटर एंड द शॉर्टेस्ट साइड इज ऑफ 9 सेंटीमीटर लेंथ, तो सबसे छोटा साइड जो 9 है, एक तो 9th हो गया, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड्स। तो ये a है, ये AR है और इसको हम AR स्क्वायर बोल देते हैं। इसी को तुम कुछ भी बोल सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a प्लस AR स्क्वायर जो है वो कितना है, 37। पेरीमीटर इज 37 एंड इन्होंने बोला है कि स्मॉलेस्ट साइड यानी a की वैल्यू 9 है। यहाँ पे a की वैल्यू रख देते हैं, तो मिलेगा 9 प्लस 9r प्लस 9r का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 37। अब इसमें कॉमन लेके कोई फायदा नहीं है, सिर्फ आप एक कोई क्वाड्रेटिक बनानी है, 9r स्क्वायर प्लस 9r सेम रहेगा। 37 से अगर आप 9 हटा दो तो आपको मिल जाएगा माइनस का 28 इज इक्वल्स टू 0। यू जस्ट हैव टू सिंप्लीफाई इट। अब सिंप्लीफाई करने के लिए आपके पास है 9 इंटू माइनस 28, 28 9 से निकालने से बेटर आप क्या लिखो, आपको लिखना है 28 इंटू 9। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव नंबर लाना और उनका डिफरेंस 9 का होना चाहिए, और 28 इंटू 9 ही आना चाहिए। तो इसको हम ब्रेक करें तो 7 इंटू 4 इंटू 9 आपको मिल जाता है। तो यू कैन से कि, और इसको ब्रेक करते हैं चलो, तो 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 9, डिफरेंस 9 का कैसे बनेगा, अगर मैं 7 के साथ ये एक ही 2 लूंगा तो 14 इंटू 18 आ जाएगा। इससे तो नहीं बनेगा, मुझे 9 को भी फर्दर ब्रेक करना पड़ेगा। तो 7 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3 इससे आ जाएगा। इसकी पेयरिंग कर लेते हैं, इसकी पेयरिंग कर लेते हैं। पेयरिंग करने से ये होता है कि 9r स्क्वायर, अब 7 3 जा 21, तो प्लस का 21r ले लिया, और 7 3 जा 4 3 जा, मैंने गलत हाफ सही लिया था, 4 3 जा 12, तो माइनस का 12r और माइनस का 28 इक्वल्स टू 0। ये बनेगी क्वाड्रेटिक, और 21 इंटू 12 सेम होगा जो 28 इंटू 9 भी होगा। तो यहाँ पे देखो 3r कॉमन ले सकते हो, आपको मिलेगा 3r प्लस 7, यहाँ पे माइनस का 4 कॉमन आएगा, तो 3r प्लस का 7। अगर ये सेम आ रहा है यानी कि आपने फैक्टराइजेशन सही किया है, तो यू आर लेफ्ट विथ 3r प्लस 7 और 3r माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। तो r की वैल्यू इस वाले टर्म से माइनस का 7/3 आएगा, जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप एक ट्राइंगल की बात कर रहे हो, नेगेटिव साइड्स नहीं होती, इसलिए r माइनस 7/3 नहीं होगा। देयरफॉर r हैज टू बी 4/3। हमें सारी साइड्स भी निकालनी थी, तो पहली साइड आपको 9 पता थी, दूसरी होगी 9 इंटू 4/3, तीसरी होगी 9 इंटू 16/9, तो इधर से 9 कट गया, इधर से 3 आएगा। तो आपकी जो साइड्स बनेंगी वो बन जाएंगी 9, 12 एंड 16। दिस विल बी द फाइनल आंसर, और इसका पेरीमीटर भी एग्जैक्टली 37 सेंटीमीटर हो जाएगा। सो वी आर डन विद दिस 20th क्वेश्चन। और यही प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आपको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए, कि इसी पे डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चंस बनते भी हैं। An insect population is growing in such a way that each generation is 2.5 times as large as the previous one. मतलब अगला जनरेशन को प्रीवियस में 2.5 मल्टीप्लाई करके लाना है। If there are 10,000 insects in the first generation, how many there are in the fifth generation? तो आपको nth टर्म फाइंड आउट करना है। पहली जनरेशन में आपके पास 10,000 इंसेक्ट्स थे, 10,000 में आपको 2.5 की पावर n-1 को मल्टीप्लाई करना है। Why n-1? nth टर्म निकालने के लिए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो A5 की वैल्यू एज 10,000 इंटू 2.5 की पावर 4। अब कई बच्चे इसको 2.5 की पावर 4 को 10 लिख देते हैं, वो बाय डिफॉल्ट क्यों गलत है, कितने सारे लेवल्स पे गलत है वो बताने की मुझे जरूरत नहीं है। 2.5 की पावर 4
विल नॉट बी 10, वो 2.5 into 4 होता है 10। खैर ये आपका आंसर हो जाएगा, यू कैन लीव इट एज इट इज। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The population of a country is 114 million at present. If the population is growing at the rate of 10% per year, then what will be the population of the country in 5? यहाँ सबसे पहले R को डिफाइन करते हैं। तो R को डिफाइन कैसे करोगे? 10% पर ईयर बढ़ रहा है, मतलब अगर आज 1 लोग हैं तो अगले साल 1.1 लोग होंगे, तो 10% का मतलब 0.1 ऐड हो जाता है। तो R को तुम सिंपली क्या बोल सकते हो कि ये 1.1 हो जाएगा, दैट्स इट। हर साल 10% से ग्रोथ का मतलब ये होता है। इट्स सेम एज द कंपाउंड इंटरेस्ट, वही वाली चीज चलती है। तो आपको an निकालना है, तो आप लिखोगे 114 मिलियन को हम नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्यों नहीं लिख अभी समझाता हूं। और आपको यहाँ लिखना है 1.1 की पावर n-1। हमसे सवाल पूछा है 5 साल में कितना हो जाएगा पॉपुलेशन, तो 5 साल में हो जाएगा 114 1.1 की पावर 4। दिस इज द पॉपुलेशन आफ्टर 5 years and the figures are in millions। बस अगर आपने ये लिख दिया तो आपने ये बताया जो भी आंसर आएगा उसको मिलियंस के टर्म्स में इंटरप्रेट करना है। तो यू आर डन विद दिस क्वेश्चन एज वेल। 5 साल में ये हो जाएगी कंट्री की ग्रोथ। नेक्स्ट है, मैन्युफैक्चरर रेकन्स दैट द वैल्यू ऑफ अ मशीन विच कॉस्ट हिम 56,200 विल बी डेप्रिशिएट ईच ईयर बाय 20%। तो जो आपका आर होगा वो कैसे निकालोगे, मतलब जो कॉमन रेशियो है वो 20% से डेप्रिशिएट हो रहा है। मतलब आज अगर 100 यूनिट्स हैं तो अगले साल तुम्हारे पास 80 होंगे, तो कॉमन रेशियो आ जाएगा 80/100 अगले साल का डिवाइडेड बाय इस साल का, तो 80/100 मिल जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो तुमको 4/5 या 0.8 भी इसको बोल सकते हो, जैसा तुमको अच्छा लगे। विच कॉस्ट, अब इसको वैल्यू ऑफ मशीन, इसकी कॉस्टिंग अभी इनिशियली 56,200 है। What it depreciate by 20%, find the estimated value at the end of 3 years। तो आपको इसको पूरा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं। आपको बताना है A3 की वैल्यू, तो A R का स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो 56200 इंटू 4/5 इंटू 4/5, 0.8 इंटू 0.8 भी कर सकते थे, चॉइसेस योर्स, वैसे ही आंसर आता। तो यहाँ पे हम 5 से अगर कैंसिल आउट करेंगे तो मुझे मिलेगा 11240। ये फिर से 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2248। तो आपको निकालना है 2248 इंटू 16, एंड ये आपका फाइनल आंसर होगा। यहाँ पे लिख भी लेता हूँ 2248 इंटू 16, 6 8 48, 6 4 24, एंड 4 ऐड कर दोगे तो यहाँ पे 8 फिर से, 6 2 12, 2 ऐड कर दोगे तो 4, 6 2 12, एंड 1 ऐड करके 1348, और यहाँ पे मिल जाएगा 2248। तो यहाँ आएगा 8 16 9 5 एंड 3, 35,968, 35,968 टू बी एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, तो 56,200 की जो मशीन है वो 35,968 की पड़ेगी। एंड यू आर डन विद दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। फाइनली आ चुके हैं हम इस पे। प्रियंका इन्वेस्टेड 13,000 in an account that pays 4% interest compounded annually. Assuming no deposits or withdrawal are made, find how much money she would have in the account 6 years after her initial investment. Leave your answer in exponential format. तो उसमें हम लीव कर सकते हैं, कैलकुलेशन नहीं करना। तो 4% का मतलब क्या है कि अगर आज आपके पास 100 रुपए हैं तो अगले साल 104 रुपए हो जाएंगे, तो आर आपका आ जाएगा 1.04। ठीक है, तो यहाँ पे कोई विड्रॉल नहीं हुआ, कोई डिपॉजिट मेड नहीं हुआ, इनिशियल इन्वेस्टमेंट हुई है 13,000 की। एन अब निकालेंगे तो 13,000 जो भी हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी, और 1.04 की पावर n-1 लिख लेंगे। यहाँ से हमें बताना है 6 साल का, तो A6 कैलकुलेट करने के लिए आपको लिखना है 13,000 इंटू 1.04 की पावर 6 - 1 5, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। हमें एक्सपोनेंट फॉर्म में ही लीव करना था आंसर को, तो उसमें लीव करके ये फाइनल आपका अमाउंट होगा जो 6 साल बाद विड्रॉ कर सकती है प्रियंका, आप नहीं। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं करते हैं ख़त्म। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज्योमेट्रिक सीरीज़ की, या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज़ की। तो उसमें सम की बात करेंगे, सम ऑफ सीरीज़ कैसे कैलकुलेट होता है फाइनाइट जीपी के लिए, इनफाइनाइट जीपी के लिए, और जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।